हेलो स्टूडेंट, 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल की जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था सिलेबस के बारे में, और एक बार फिर से मैं आपको बुक्स जो है दिखा देती हूँ। एक बुक हमारे पास ये रहेगी स्वतंत्र भारत में राजनीति, और एक बुक हमारी ये है समकालीन विश्व में राजनीति। ये बुक हमारी फर्स्ट बुक है हरियाणा बोर्ड की, तो हम इस बुक को जो है अब हमने आज शुरू करना है। और जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, यानी कि पहला जो हमारा लेसन है वो हमारा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले, यानी कि इस अध्याय को मैं शुरू करने से पहले आपको जो है थोड़ा इसकी हाईलाइट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि इस लेसन में हम किस किस चीज का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, लेसन क्या है ये? अध्याय 1, चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस लेसन में हम सबसे पहले नए राष्ट्र की चुनौतियां कि 1947 में, यानी कि 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो भारत का विभाजन हुआ था, और उस विभाजन की नए राष्ट्र की विभाजन करते समय क्या समस्याएं, नए राष्ट्र की चुनौतियां। उसके बाद 3 चुनौतियां इसकी मुख्य चुनौतियां हैं, जिसमें 3 चुनौतियां ये पढ़ेंगे हम। देश को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र कायम करना और समानता पर आधारित विकास। इसके बाद जो है ये 3 जो चुनौतियां हैं, ये 1, 2 और 3, ये तीनों चुनौतियां हम 3 लेसन में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट लेसन में आ जाएगा, ये सेकंड लेसन में, और ये थर्ड में। यानी कि फर्स्ट अध्याय इस पर डिपेंड होगा, सेकंड अध्याय इस पर होगा आधारित, और थर्ड इस पर होगा। तो इस पर हमने फोकस करना है। हमने फर्स्ट इसके बारे में आज फर्स्ट लेसन में पढ़ना है कि देश को एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि राष्ट्र निर्माण करना। देश को एकता के सूत्र में बांधने का अर्थ है राष्ट्र निर्माण करना। अब हम इसी पे आ जाते हैं, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये देश को एकता के सूत्र में बांधते समय क्या चुनौतियां हमारे देश के सामने आई, वो इसी के अंतर्गत अब आ जाएगा विभाजन की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? विभाजन। उसके बाद उसका विस्थापन की जो विभाजन हुआ, उसके बाद जो व्यक्ति, जो हिंदू मुस्लिम जो अलग अलग जो है राष्ट्र बन गए थे, उनका कैसे विस्थापित उनको किया गया और कैसे उनका पुनर्वास किया गया, ये आ जाएगा। और फिर जो विभाजन की प्रक्रिया इसमें चलेगी, इस फर्स्ट टॉपिक में ही, उस विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं उस प्रक्रिया में। ये समस्याएं के जो है मैंने 6 पॉइंट जो है बनाए हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 6 पॉइंट हमें कम से कम करने जरूरी है, इसलिए 6 जो है पॉइंट मैंने ये बनाए हैं, आप इनको लिख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में इस विभाजन के क्या परिणाम हैं, इस विभाजन के क्या परिणाम है। इस विभाजन के कुछ अच्छे परिणाम थे और कुछ बुरे परिणाम थे, उनके बारे में हम देखेंगे। और इसके अलावा इसी लेसन में 2 टॉपिक और हैं, और वो है जो है रजवाड़ों का विलय का है और राज्यों का पुनर्गठन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना, जितना मैंने बोर्ड पे आपको ये संक्षेप में बताया है, आज की वीडियो में हम इतना देखेंगे। आइए हम अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय 1 जो है, अध्याय 1 की इंट्रोडक्शन जो है हम शुरू करते हैं। अध्याय 1 कि हिंदुस्तान को शुरुआती कुछ सालों तक बहुत चुनौती भरे रहे, और उसमें 3 मुख्य चुनौतियां जो रही वो हम अध्याय की जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप देख सकते हैं। और सन 1947 को में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये आप सबको पता है, सर्वविदित बात है, सबको इस बात का पता है हर एक स्टूडेंट को कि 14-15 अगस्त की रात्रि को हमारा देश क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। उस समय जो है देश स्वतंत्र हुआ था, और जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उन्होंने उस समय क्या किया था? एक विशेष संविधान सभा का विशेष स्तर जो है वो बुलाया था, और उस विशेष स्तर को संबोधित करते हुए उन्होंने एक भाषण दिया था। और वो जो भाषण था उनका, वो जो पहला भाषण उन्होंने संविधान सभा में दिया था, वो भाषण उनका बहुत प्रसिद्ध भाषण हमारे इतिहास में रहा है, और उसका नाम जो है हमारी बुक में दिया है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि हिंदी में अगर इसको बोले तो भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ये इसका हिंदी में अर्थ है। तो इस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि पहला जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पहला भाषण दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? ये 1 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसलिए मैंने आपको इसका नाम बताया है। हिंदुस्तान को बहुत समय से इस बारे में क्या थी? हिंदुस्तान को बहुत समय से इसकी प्रतीक्षा थी कि कैसे हमारा देश आजाद हो। समय समय पर आजादी के लिए जो है क्या किए गए? प्रयास किए गए। 1857 से जो है आजादी के लिए जो संग्राम स्टार्ट हो गए थे, धीरे धीरे करके क्या करके हमारे देश को आजादी मिली। लेकिन इस आजादी में हमारे देश को खुशी के साथ साथ एक गम को भी
जो है क्या करना पड़ा, गम का भी सामना करना पड़ा। क्योंकि ये जो आजादी हमें मिली, ये आजादी हमें कैसे मिली, विभाजन के साथ मिली। ये आजादी हमें विभाजन के साथ मिली। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो जो हमारा देश जिसको इंडिया बोलते थे, उसको अब जो है उसके दो नाम हो गए थे, भारत और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। भारत के नाम क्या बन गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके सामने क्या आया कि एक खुशी के साथ क्या आया, एक गम भी आया। ये बात आप सबको पता है, छोटी छोटी क्लासेज में ये बातें आ जाती है कि भारत के विभाजन के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का विभाजन हो गया था और उसके दो टुकड़े हो गए थे। अब समस्या भारत के सामने ये समस्या थी कि अब जो है क्या किया जाए, कि किस तरीके से जो हमें आजादी मिली है इसको बुलंद रखा जाए। और इसके लिए भारत के सामने जो है जो समस्या थी उसके ऊपर सभी जो उस समय के जो नेता थे, जो उस समय के राजनेता थे, उनकी दो बातों पर हम अपने लेसन में देखते हैं, दो बातों पर उनकी सहमति बनी। एक तो पहली बात तो ये थी कि आजादी के बाद देश का शासन क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए। कि हमारे देश में किस बात पर सहमति बनी सभी राजनीतिक दलों की, कि हमारे देश में आजादी के बाद लोकतंत्र सरकार की स्थापना की जाएगी। और जो दूसरी बात पर हमारे नेताओं की सरकार की जो है सहमति बनी, वो किस बात पर बनी, कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। यानी कि सरकार किसी एक वर्ग विशेष के लिए कार्य नहीं करेगी, किसी एक जाति के लिए कार्य नहीं करेगी, किसी एक धर्म के लिए कार्य नहीं करेगी, बल्कि सरकार सब तबकों के लिए कार्य करेगी, जिसमें सबकी भलाई हो, सरकार ऐसे कार्य करेगी। इन दो बातों पर जो है सहमति बनी। हिंदुस्तान जो है जब आजाद हुआ था और स्थापना हुई थी, उसके बाद आगे हम चलते हैं नए राष्ट्र की चुनौतियां। क्या है नेक्स्ट हमारा, कि दुखद विभाजन के बाद 15 अगस्त को जब स्वतंत्रता मिली और जिसकी भारत जो है लंबे समय तक जिसके लिए संघर्ष कर रहा था, और ये एक हर्ष का जो है विषय तो था, लेकिन इसके साथ साथ क्या था, एक हमें दुख भी मिला, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और दुख क्या था कि हमारा विभाजन हुआ। और इस समय जो है उस नए राष्ट्र के सामने नेक्स्ट जो है पृष्ठ पे हम पेज नंबर 4 पे देखेंगे, 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए राष्ट्र के सामने क्या थी, भारत के सामने 3 समस्याएं थी, यानी कि 3 चुनौतियां थी, जिसमें सबसे पहली थी, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखी है, देश को एकता के सूत्र में बांधना। और दूसरी क्या थी, लोकतंत्र को कायम करना। और तीसरी थी समानता पर आधारित विकास। ये 3 समस्याएं थी, क्योंकि भारत जो है कि विभिन्नताओं का देश था। भारत में अलग अलग जाति के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग तरीके के, गरीब अमीर सब तरह के लोग रहते थे भारत में। और अब भारत के सामने ये समस्या थी कि भारत को किस तरीके से इतनी विभिन्नताओं के साथ साथ उसको जो है एकता के सूत्र में बांधा जाए। ये भारत के सामने एक समस्या थी कि सरकार में किस तरीके के जो है प्रावधान किए जाए, किस तरीके से हमारे संविधान में इस बात को किया जाए कि हमारे देश में जो है राष्ट्रीय एकता बनी रहे। जो दूसरी समस्या क्या थी, वो थी लोकतंत्र कायम करने की। क्योंकि मैंने पहले अभी बताया कि 2 बातों पर सहमति बनी थी, एक लोकतंत्र को कायम होने पर सहमति थी, और दूसरी क्या थी, सबके भले के लिए सरकार कार्य करेगी। अब लोकतंत्र को कायम करने के लिए सहमति बनी थी, तो अब जो है लोकतंत्र को कायम करने की हमारे सामने समस्या थी कि कैसे जो है लोकतंत्र में समानता के अधिकार पर बल दिया जाए, कैसे जो है सभी व्यक्तियों को जो है वयस्क मत अधिकार दिया जाए, कैसे जो है सभी को एक जैसे मौलिक अधिकार दिए जाए। अब ये हमारे सामने एक चुनौती थी कि कैसे जो है संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करके अच्छे लोकतंत्र को जो है वो चलाया जाए। और तीसरी जो हमारे जो है समस्या, जो चुनौती जो है देश के सामने आई थी, नए राष्ट्र के सामने, वो तीसरी थी समानता पर आधारित विकास। यानी कि किस तरीके से हमारे देश में किस तरीके से क्या किया जाए, विकास किया जाए, जिससे समूचे समाज का भला हो, कि किस तरीके का बर्ताव जो है सबके साथ किया जाए, कि सभी तबके जो किसी भी आधार पर जो है वो क्या ना हो, नकारा ना हो, किसी के साथ ये असमानता ना हो, किसी को भी ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव रहा। यानी कि इस तरीके का विकास किया जाए जिसमें सबको समान समझा जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया, जो किस पर आधारित थे, समानता पर आधारित थे, सामाजिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर, आर्थिक समानता पर आधारित थे। तो ये क्या थी, नए राष्ट्र के सामने 3 चुनौतियां, देश को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र कायम करना और समानता पर आधारित विकास। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो 3 टॉपिक हमारे हैं, ये 3 टॉपिक 3 चैप्टर्स में हम करेंगे। 3 अध्याय हमारे, पहले जो 3 अध्याय हैं वो इन तीनों को लेकर चलेंगे। पहले में देश को एकता के सूत्र में बांधना यानी कि राष्ट्र निर्माण, दूसरे में
क्या होगा, लोकतंत्र कैसे कायम किया जाए, और तीसरा समानतावाद आधारित। तो हम फर्स्ट बात पर चलते हैं, लोक राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां देखते हैं कि राष्ट्र विभाजन के बाद राष्ट्र निर्माण की भारत के सामने चुनौती आई कि 14-15 अगस्त को जब भारत बना, तो जैसा मैंने अभी बताया भारत बना, तो भारत जो है एक नहीं बल्कि किस में आया, 2 राष्ट्रों के अस्तित्व में आया। एक जो है क्या आ गया, भारत, और दूसरा पाकिस्तान के रूप में बट गया। ये जो है किसके द्वारा किया गया, ये मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने क्या किया, उसने द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत की बात को सामने रखा, और उसने द्विराष्ट्र की बात को, राष्ट्र के सिद्धांत को सामने रखा, और इसी बात के चलते जो है क्या किया गया, इस सिद्धांत के अनुसार ही भारत को जो है हिंदुस्तान और मुसलमान नाम के 2 कौमों का देश जो है वो अलग अलग बट गया। यानी कि क्या हो गया, जो पाकिस्तान का देश है वो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम देश बन गया, और जो है हिंदुस्तान जो है वो क्या बन गया, एक हिंदू राष्ट्र बन गया। अर्थात दोनों में क्या हो गया, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के द्वारा एक देश के 2 टुकड़े हो गए, 2 कौमों के आधार पर। ठीक है, 2 कौम, क्या क्या कौम है, हिंदुस्तान और क्या है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम 2 कौम और 2 देश, एक देश के विभाजन हो गया। किसके द्वारा हुआ, मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के द्वारा। ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग का सिद्धांत क्या था, तो उसका सिद्धांत क्या था, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी कि 2 राष्ट्रों का सिद्धांत। और इसके साथ ये क्वेश्चन भी आता है कि 2 राष्ट्र कौन से बने, वो किस आधार पर बने, तो किस आधार पर बने, वो धर्म के आधार पर बने, धर्म के आधार पर 2 राष्ट्रों को बनाया गया। अब हम चलते हैं विभाजन की प्रक्रिया पर चलते हैं। विभाजन की प्रक्रिया जो है वो क्या थी, अब हम देखते हैं कि विभाजन की प्रक्रिया आप अपनी बुक में देखेंगे कि भारत, फैसला ये हुआ कि भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसे भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। और यह विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना, अमल में लाना और भी कठिन था। ये फैसला तो एकदम जो है कर दिया गया, लेकिन इसको जब अमल में लाना था वो बहुत कठिन था। क्यों कठिन था, क्योंकि धार्मिक अब इसमें जो कठिनाइयां जो भारत के सामने आई, हम उनके बारे में आप जो है मैंने ये पॉइंट बनाने की कोशिश की है। अगर आप इनको पॉइंट में देखेंगे तो आप शायद अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या पॉइंट मैंने बनाए हैं, कि विभाजन की प्रक्रिया क्या क्या समस्याएं सामने आई। सबसे पहले हम पॉइंट वाइज अगर इसको देखते हैं, क्या आई, भौगोलिक दूरी की समस्या। कि विभाजन से उत्पन्न जो प्रथम समस्या थी वो क्या थी, भौगोलिक दूरी की समस्या थी। क्योंकि ये तो बात हो गई कि पाकिस्तान में सारे मुस्लिम जाएंगे, यानी कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान में जाएंगे। अब समस्या ये थी कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र कोई भी ऐसा नहीं था भारत में जो केवल बहुसंख्यक हो, उसमें मुस्लिम अलग अलग जगह पर मुस्लिम थे, और अब उन मुस्लिम को एक साथ इकट्ठा करने की समस्या थी। तो ये क्या था कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो है, पूर्वी पाकिस्तान में थे कुछ और कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में, दोनों के बीच भौगोलिक दूरी की समस्या थी। लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का बीच में जो है क्या था, इनकी दूरी थी, और इस दूरी के बीच इनको एकता के सूत्र में बांधना बड़ा मुश्किल था। इसलिए ये समस्या आई कि कैसे, किस तरीके से जो है इनको क्या किया जाए, एक क्षेत्र पर इकट्ठा किया जाए। तो ऐसे जो क्षेत्र ऐसे थे जहां मुस्लिम संख्या अधिक थी, एक तो पश्चिम की तरफ था जैसा मैंने बताया, और एक पूर्व की तरफ था। अब दोनों को इकट्ठा करना मुश्किल था, तो ये समस्या हमारे देश के सामने आई। क्या आई, हेडिंग क्या हमारा, विभाजन के क्या है, देखो विभाजन की प्रक्रिया में भौगोलिक दूरी की समस्या, यानी कि भौगोलिक दूरी की समस्या आई कि विभाजन के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो बहुसंख्यक क्षेत्र है मुस्लिम, और उनको पाकिस्तान में भेज दिया जाए, और जो क्या है हिंदू बहुसंख्यक है उनको हिंदुस्तान में ही रखा जाए। लेकिन क्या था, एक क्षेत्र पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में था। ऐसा कोई भी तरीका नहीं था कि जिससे दोनों क्षेत्रों को जोड़कर पाकिस्तान बना दिया जाए। ठीक है, इसलिए जो है इन दोनों क्षेत्रों के बीच का, अगर आप मैप में देखें, दोनों क्षेत्रों के बीच का जो भाग था वो क्या है, भारत कहलाया। अभी भी भारत है वो बीच का क्षेत्र। दूसरी जो समस्या क्या आई, उत्तर पश्चिमी प्रांत की समस्या। तो विभाजन से उत्पन्न दूसरी समस्या क्या थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत की समस्या। क्या समस्या थी कि कुछ मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जब मुस्लिम बहुसंख्यक थे लेकिन वो हिंदुस्तान में ही रहना चाहते थे। अब समस्या ये थी कि किसको पाकिस्तान में भेजा जाए और किसको हिंदुस्तान में रखा जाए।
और इसके साथ साथ जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो क्या थे, उन्होंने जो है वो इस बंटवारे को नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी बात को किसी बात को महत्व नहीं दिया गया। तीसरा क्या है, गैर मुस्लिम बहुसंख्यक की समस्या। गैर मुस्लिम बहुसंख्यक की समस्या जो है ये तीसरी बड़ी समस्या भारत के सामने आई। ये कैसे आई, क्योंकि पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी के थे, कि पाकिस्तान में पंजाब में भी और बंगाल में भी बहुत सारे थे जो गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर होगा, अर्थात उनको क्या किया गया, जिले अथवा उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके के आधार पर उनको बांटा गया। और स्वतंत्रता जिस दिन हुई, जिस दिन उनको बांटा गया, उसकी रात्रि तक, ये दुखद घटना है कि रात्रि तक भी उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में। रात्रि तक भी उस जगह के जो लोग थे उनको इस बारे में कोई भी अंदेशा नहीं था कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। उनको एक लिमिट समय दिया गया, समय की बिल्कुल एक सीमा दी गई कि इतने समय के अंदर आपने जो क्या करना, निर्णय लेना है। उसके बाद जो है हमारी चौथी जो समस्या है क्या है, शरणार्थियों की समस्या। अब देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हो गया, लेकिन इसका भयंकर परिणाम जो है वो क्या आया, हमारे सामने आया। कैसे आया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले गैर मुसलमानी जो लोग थे, यानी कि जो हिंदू थे, जो मुसलमान नहीं थे, उन लोगों को शरणार्थी के रूप में भारत में रखना पड़ा। अब उनको एकदम जो उनके सामने समस्या आई, क्योंकि उनके घर बार सब के पाकिस्तान में थे और अचानक उनको एक लिमिट समय पर जो है अपने घर बार सब कुछ छोड़कर जो है क्या करना पड़ा, शरणार्थी जो है बनना पड़ा। और उनको शरणार्थी शिविरों में रखा गया। जिन लोगों का अपना प्रांत था, अपना देश था, उन लोगों का कल तक वो अपना था, लेकिन अगले दिन वहां पर प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ जो अलग तरह का बर्ताव करने लगे। जो ये है एक बड़ी दर्दनाक जो है ये एक समय रहा है उन लोगों के लिए। इसको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी त्रासदी रही है कि उन लोगों के साथ ये सब कुछ जो हुआ। उसके बाद जो है जब विभाजन किया गया, उनको यहाँ पर लाया गया, लेकिन ये समस्या बहुत विकराल थी। इसका सुलझाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस विभाजन के समय मृतकों की संख्या 5 लाख, कितनी थी, 5 लाख, और सीमा पार से आने वालों की संख्या 20 लाख के लगभग थी। और ट्रेनें, बसें सब भर के, इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर, इधर के लोग उधर, और इतना जो है दंगे हुए, इतनी लूटमार हुई, इतनी जो है बहन बेटियों की इज्जत खराब हुई। कितने लोगों ने तो अपनी बहन बेटी की को जो है अपनी इज्जत को बचाने के लिए मार ही दिया। इसके बारे में आप देखना बहुत सारे जो है डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर जो है, उन्होंने इस जो उस समय की जो ये दर्दनाक घटना थी कि जब उन लोगों को विस्थापित जब किया गया था, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब उनको स्थापित किया गया था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, तो उस समय की जो दर्दनाक दुखद घटना थी, उसको बहुत सारे फिल्म डायरेक्टर ने जो उनके ऊपर फिल्में बनाई हैं। अगर आप देखें हमारी बुक में उनके नाम भी दिए हैं। और अगर आप लेटेस्ट देखें तो, अगर गदर मूवी आपने देखी है तो, अगर नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। गदर मूवी में सारा दिखाया गया कि कैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, और उस विभाजन से क्या होता है, विभाजन के समय कैसे कैसे जो लोगों के सामने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं, परिवार में बच्चे इधर हो गए और माता पिता इधर हो गए, बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। इतनी ये दुखद जो है ये हमारे विभाजन की जो है क्या रही थी, समस्या रही थी। उसके बाद जो है हमारी अगली जो समस्या क्या थी, देशी रियासतों के विलय की समस्या की। जिस समय भारत जो है स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत में कुछ देशी रजवाड़े भी थे, जैसे कश्मीर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है। अब ये समस्या थी कि इनका क्या किया जाए, इनको भारत में मिलाया जाए या पाकिस्तान में मिलाया जाए, तो मिलाया जाए तो किस तरीके से उसको मिलाया जाए, ये समस्या हमारे देश के सामने आई। इसके बारे में डिटेल में जब मैं अगला टॉपिक करवाऊंगी उसमें डिटेल में बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन कौन सी रियासत थी और कैसे कैसे हमने उनको भारत में मिलाया गया था। और उसके बाद हमारा छठा जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता की समस्या, कि भारत के जो है राजनीतिक नेताओं ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर क्या कर दिया, विभाजन तो कर दिया, लेकिन अभी भी जो है समस्या विकराल रूप में खड़ी थी। क्योंकि जब लोकतंत्र को स्थापित किया गया और जब इलेक्शन करने की तैयारी की गई और जब सारी जनगणना होती है, तो इस बात का पता चलता है कि अब भी कुल जनसंख्या का 12% लोग मुस्लिम भारत में थे। अब भारत के सामने समस्या क्या थी कि ये जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है, इनको भी क्या किया जाए, बराबर के अधिकार दिए जाए।
और हिंदू अब जो है बराबर के, इनको अल्पसंख्यक जो है इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इनको कैसे बराबर के अधिकार दिए जाए, कैसे इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। अब ये समस्या हमारे देश के सामने आई कि किस तरीके से जो है भारत को क्या किया जाए। भारत में विभाजन भी हो गया, लेकिन फिर भी जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक अभी भी भारत में थे। तो अब कैसे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित, कैसे भारत को क्या किया जाए, इस धर्मनिरपेक्षता की समस्या से क्या किया जाए। इसीलिए भारत को इस धर्म की समस्या से बचने के लिए ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। ये समस्या हमारे देश के सामने आई थी और ये हमारी समस्याएं थी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे आ जाएंगे आप इसमें देखेंगे विभाजन के परिणाम, कि जो ये विभाजन हुआ था इसके क्या क्या परिणाम रहे। इस विभाजन के मैंने बताया कुछ अच्छे परिणाम थे तो कुछ बुरे परिणाम भी थे। तो इसमें जो है ये 1947 में, मैं इसमें से आपको बताती हूँ, 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई और आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदिक से भरा था। मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्थानांतरण इसको माना जाता। धर्म के नाम पर दो समुदाय तो बनाए गए, दो समुदायों के बाद जो है बेरहमी से हिंदू और मुस्लिमों उनको क्या किया गया, हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर दिया गया, दोनों के अलग अलग देश बना दिए गए। लेकिन फिर भी क्या है, इसमें क्या हुआ, ठीक तरह से मुस्लिम बाहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते रहे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए, वे एक सीमा से दूसरी सीमा गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। ये मैं इसके बुरे परिणाम आपको पढ़ के सुना रही हूँ। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से बाहर खड़े हुए, अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। और ये लोग जो हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया, इनको बड़ी बेरहमी से रखा गया और जो है इनकी संख्या हजारों थी। और इन लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, कुल की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों को मार दिया, बच्चे आपस में माँ बाप से बिछुड़ गए और महीनों तक इनको जो है, सालों तक शरणार्थी शिविरों में जिंदगी काटनी पड़ी। ना इनके पास घर था ना बार था और ये कहाँ रहे, ये शिविरों में इनको रहना पड़ा। और जो है ये इस विभाजन में न केवल संपदा का, देनदारी का और परिसंपत्ति का बंटवारा हुआ, बल्कि इस विभाजन में क्या है, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस की वाद्य यंत्र तक का बंटवारा किया गया। और ये जो है एक बहुत ही भयावह विभाजन था, जिसको जो है हमेशा हमेशा हमारे इतिहास में जो है याद किया जाता है। विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा और विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ये इसका क्या है, इसके परिणाम है। लेकिन जो है ये इतने बुरे परिणाम इसके हुए, उसके साथ कुछ अच्छे परिणाम भी इसके सामने आते हैं। जैसे कि विभाजन के बाद जो है कानून व्यवस्था को बनाना आसान हो गया, क्योंकि अब जो है मुस्लिम लीग नहीं था। क्योंकि मुस्लिम लीग जब था तो हिंदू मुस्लिम के बीच में वो बार बार में इस बात को उठाता था। और अब मुस्लिम लीग जो है वो उसने अपना द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के द्वारा अपनी अलग से राष्ट्र का निर्माण कर लिया था, अलग यानी